नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुकमणी प्रकाशन पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक क्विज़ के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका है वो है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को कितने श्रेणी में दिया जाता है। ये प्रश्न डालने का मेरा मकसद था क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है जो हर एक साल दिया जाता है, 2024 का भी ये पुरस्कार की घोषणा जो कि किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करेंगे तो यहाँ पर श्रेणी पूछा गया है, तो श्रेणी की बात करते हैं तो टोटल 7 श्रेणी में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। ठीक है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल जो पुरस्कार 2024 से यहाँ पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कितने लोगों को या कितने बच्चों को दिया गया है, तो टोटल जो पुरस्कार है आपका 19 बच्चों को दिया गया है, याद रखिएगा 2024 का। इसके अलावा 19 में से जो आपका 19 में से 9 है जो कि आपका बॉयज़ है, इसको भी याद रखिएगा, यानी कि 9 लड़के हैं, और 10 जो है वो आपका लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स है। ठीक है। तो ये पुरस्कार आपका 19 लोगों को दिया गया है, 9 बॉयज़ को दिया गया है और 10 गर्ल्स को दिया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है, ये तो नाम प्रधानमंत्री है, लेकिन ये जो पुरस्कार है दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। ये नहीं कि आपके ऑप्शन में आए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री मार देना है, याद रखना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। टोटल 2024 में 19 लोगों को दिया गया है, 9 लड़का है, 10 लड़की है। श्रेणी की बात करेंगे टोटल 7 श्रेणी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है वह है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष डैश में प्रक्षेपित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि आर्यभट्ट जो उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1975। ठीक है। 1975 में आर्यभट्ट जो आपका उपग्रह है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित है जो कि किया गया था। यह भारत के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 19 अप्रैल को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो आपको डेट भी याद रख लेना है, 19 अप्रैल 1975 को किया था। इसके अलावा 360 ग्राम इसका वजन था। इसके अलावा ये वापस आपका लौट भी आया था 17 साल बाद। ठीक है। 17 साल बाद अंतरिक्ष में रहने के बाद 10 फरवरी 1992 को वापस जो लौट आया था, और इस उपग्रह को बेंगलोर के पास पिनिया में इसरो के द्वारा तैयार किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि भारत का पहला आपका उपग्रह था कृत्रिम। ठीक है। तो आपसे इनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे क्योंकि यहाँ से सभी फैक्ट्स आपके जो एग्जाम है आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां की संख्या कितनी है। तो अनुसूची की संख्या की जब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो अनुसूची का संख्या है वो दोस्तों आपका 12 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका है 395 अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा। टोटल वर्तमान समय में 25 भाग है जिसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो भाग को भी हम लोग रहने देते हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा। और हम लोग बात करेंगे अनुसूचियां का तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान आपका लागू हुआ था 1949 में बनकर तैयार हुआ था, 1950 में आपका लागू हुआ था, तो उस समय आपका 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन जो 4 अनुसूचियां हैं समय समय पर आपका संविधान में संशोधन करके जो कि जोड़ा गया है। कौन कौन से संशोधन जोड़ा गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो 1 से लेकर 8 तक का जो 1 से लेकर आपका 8 तक का जो अनुसूची है वो आपके भारत के संविधान में शुरू से था। ये जो 9, 10, 11 जो 12 आप देख रहे हैं ये बाद में जोड़ा गया है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो जो प्रथम जो अनुसूची है या पहला जो अनुसूची है उसमें है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आपको मालूम होगा वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका वर्णन है जो कि आपका पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरा अनुसूची आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका भत्तों विशेषाधिकारों परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के राज्यों के राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष के तथा उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के, विधानसभा का अध्यक्ष एवं उसके उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के संबंध में उपबंध करता है। इसका जो वेतन वगैरह भत्ते विशेषाधिकार वगैरह होते हैं उसका वर्णन ही दूसरी अनुसूची में किया गया है।
तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो ये शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। किसका शपथ? तो भारत के केंद्रीय मंत्री का शपथ, संसद चुनाव के उम्मीदवारों की शपथ को, संसद सदस्य के शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ, ठीक है, इन सभी का शपथ है जो कि तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची की जब हम लोग बात करते हैं तो चौथा जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है जो कि शामिल है। पांचवीं अनुसूची की बात करेंगे तो पांचवा जो अनुसूची है इसमें आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधों में प्रावधान है जो कि शामिल किया गया है पांचवीं अनुसूची के। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासन के संबंध में प्रावधान है जो कि शामिल किया गया है। नौवीं अनुसूची अभी आपका छठा हुआ है। सातवीं की बात करते हैं तो इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। इसके अलावा आठवीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें 14 भाषा मूल था, 8 भाषाओं को विभिन्न संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया है आठवीं अनुसूची को। ये जो आपका आठवीं अनुसूची है यहाँ तक का तो मूल संविधान में भी था, लेकिन जो नौवीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची को 1951 में आपका जोड़ा गया था जिस समय आपका पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। उसी के माध्यम से ये जो अनुसूची है ये आपका भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित था। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वां जो अनुसूची है ये आपका दल परिवर्तन के आधार पर निरता के बारे में उपबंध यानी कि दल बदल कानून से संबंधित जो अनुसूची है वो आपका 10वां है। इसको जोड़ा गया था आपका 1985 में। इसको याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो इसमें जो आपका संविधान संशोधन हुआ था वो आपका हुआ था 52वां संविधान संशोधन। इसमें जो हुआ था इसमें आपका पहला ही संविधान संशोधन था। इसके अलावा जो 11वीं जो अनुसूची आप देख रहे हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व, शक्ति से संबंधित है। ये जो आपका 11वां जो अनुसूची है इसको जोड़ा गया था आपका 1992 में। आपका इस समय आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और 12वीं जो अनुसूची आप देख रहे हैं ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार, जिम्मेदारी को निर्देशित करता है। और जो 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है। और आपका जो 11वीं अनुसूची था इसमें आपका टोटल 29 विषय को शामिल किया गया था। ये जो 12वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होता है? तो सबसे जो अधिक वर्षा है मेघालय राज्य में होता है, लेकिन आपसे उस शहर या गांव का नाम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका मॉन्सिनराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मॉन्सिनराम की बात करेंगे तो मेघालय में स्थित है जो अपनी प्रकृति सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेघालय के इस स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। और मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये जो आप मानसीराम विलेज देख रहे हैं यही आपका मानसीराम का विलेज का चित्र है। और मानसीराम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मानसीराम पड़ता है वो आपके मेघालय के किस पर्वत पर पड़ता है। ठीक है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर बजट का डायरेक्ट परिभाषा पूछा गया है। तो बजट की बात करते हैं, जब बजट का परिभाषा आप पढ़िएगा जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, 112 में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो कि आमतौर पर बजट के नाम से मशहूर है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उस विशेष वर्ष के लिए यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष का, तो वित्तीय वर्ष आपका स्टार्ट कब होता है, आपका एंड कब होता है। आपको यहाँ से भी प्रश्न जो कि देखे गए हैं, तो जो वित्तीय जो वर्ष है वो दोस्तों आपका शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है दोस्तों आपका 31 मार्च को। ठीक है, तो आपका वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को आपका खत्म होता है। 2024 का जो बजट है वो भी दोस्तों अब आपका फरवरी माह में ही आपका पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी को आपका 2024 का बजट है जो कि दोस्तों आपका प्रस्तुत किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवताओं के सम्मान में महिलाओं के द्वारा
रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवताओं के सम्मान में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो नृत्य है हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं के द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में है जो कि किया जाता है। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम फ्रेंड्स आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य शैली का नाम हिंदू के देवता विष्णु से मिलता जुलता है। इसके अलावा हिंदू पुरानी कथाओं में मोहिनी भगवान विष्णु की एक महिला अवतार हैं। इसके अलावा ये आपका क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें से पहला आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कथक की बात करेंगे तो कथक दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली की बात करेंगे तो कथकली भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, जिस प्रकार आपका मोहिनीअट्टम है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर का आपका शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात हम लोग कर लिए, ये आपका केरल का है। ओडिसी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्री भगवत मान मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो भगवत मान की बात करेंगे तो वर्तमान समय में ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये मार्च 2022 में भारत के मुख्यमंत्री है। भारत के नहीं, सॉरी यह भारत नहीं होगा, ये आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो इसका भारत के डैश राज्य, हाँ तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में 5 राज्यों में आपके चुनाव हुए हैं। कौन कौन से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो एक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक राज्य आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपका चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके बने हैं, यहाँ पर आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जिस राज्य में चुनाव हुआ है उस राज्य के बारे में, उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आपको याद करना होगा, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्न है आपका देखने को मिलता है। एक राज्य आपका मिजोरम है, यहाँ भी आपका चुनाव हुआ है। तो मिजोरम की बात करेंगे तो श्री लाल दुहोमा यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा लाल दुहोमा। ठीक है, इनका नाम है। इसके अलावा बात करेंगे तो और आपका राजस्थान में भी चुनाव देखने को मिला है। तो राजस्थान की बात करेंगे तो भजन लाल शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि बने हैं। इसके अलावा आपका एक तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी जी आपके वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा एक और राज्य में चुनाव हुआ है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वो चुनाव आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, इसमें जो छत्तीसगढ़ आपको कहाँ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो बने हैं आपके विष्णुदेव साय। ठीक है, विष्णुदेव राय या विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को जरूर याद देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% है जो कि बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री पहले हुआ करते थे वो आपके उद्धव ठाकरे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसका राइट आंसर है। लेकिन वर्तमान समय में जो आपके महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों वो है आपका एकनाथ शिंदे, जिसे आप फिगर के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। ये एकनाथ शिंदे जी हैं जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के अलावा एक आपका उप मुख्यमंत्री भी हैं जो कि आपके देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ यानी कि स्लेश एंड बर्न विधि अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिट्टी की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो प्रक्रिया है स्लेश एंड बर्न का वो विधि आपका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा झूम खेती की बात करते हैं यानी कि स्लेश एंड बर्न, जिसे हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो कटन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कृषि को मेक्सिको तथा मध्य अफ्रीका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन
ज़्यादातर जो प्रश्न आपके बनते हैं आपके अलग राज्यों से बनते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये जो स्लैश एंड बर्न जो विधि है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में बात करेंगे तो कोनुको के नाम से, ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य अफ्रीका में बात करेंगे तो मसोरो के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में आपका लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इस खेती को पोडू के नाम से तथा पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बरिंगा, ठीक है, तीनों उड़ीसा में ही इस नाम से जाना जाता है। तीनों को याद रखिएगा। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालेरे के नाम से या वाल्टरे के नाम से, हिमालयन क्षेत्र में इसे खील के नाम से, झारखंड में कुरवा के नाम से और उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे झूम के नाम से है जो कि जाना जाता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सरकार के द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है, यानी कि डैश सरकार के द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राज्य कोषीय घाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये सरकार के द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है और कुल राजस्व की गणना करते समय उधार शामिल नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो जो भाग 6 है आपसे पूछा गया कि भाग 6 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक का जो अनुच्छेद है आपका भाग 6 के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि हमने ऊपर के वीडियो में भी आपसे कहा था कि अनुसूची की संख्या 12 है, अनुच्छेद का संख्या 395 है, उसी प्रकार भाग की संख्या आपका 25 है। तो इसको भी याद रखिएगा। वो 25वां भाग कौन कौन सा है, चलिए हम लोग उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा आपको फिगर जो दिया गया है इसके माध्यम से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग इसको बड़ा करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भाग 1 है, भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 में 1 से 4 तक का अनुच्छेद को रखा गया है। यह आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का अनुच्छेद है, जो कि आपका नागरिकता से संबंधित है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 तक का अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक का अनुच्छेद इसमें शामिल है। भाग 4 के क भी है, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 क से संबंधित है, जिसके बारे में कल हम लोग ने चर्चा किया है। भाग 5 की बात करेंगे तो ये आपका संघ से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है अनुच्छेद है। भाग 6 की बात करेंगे तो भाग 6 आपका राज्यों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपका है, जो कि संबंधित है। ठीक है, भाग 6 है। जो कि आपका अगला है भाग 7। तो भाग 7 की बात करेंगे तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 238 जिसे कि निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का अनुच्छेद जो कि दिया गया है। बाकी अनुच्छेद तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस भाग को विषय को याद रखिए। भाग 9 आपका पंचायत से है। भाग 9 का क आपका नगर पालिका से है। 9 का ख आपका सहकारी समिति से है। इसके अलावा आपका जो भाग 10 है वो दोस्तों आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से है। इसके अलावा बात करेंगे 11 का तो संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। इसके अलावा बात करेंगे भाग 12 का, तो ये आपका वित्त संपत्ति समुदाय अनुवाद से संबंधित है। बाद बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है भाग 10 तक ही, बाकी जो है आपका 20 भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग 15 भी याद रखिएगा, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए ऊपर का 10 और नीचे का 1-2 है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा PDF के माध्यम से, जब आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है जो कि जीता है। तो सुजाता महापात्रा जी को आप लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख रहे होंगे।
ये आपके सुजाता महापात्रा जी हैं, इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है। वही आपसे पूछा गया है कि इनको किस नृत्य के लिए मिला है, तो इनको जो मिला है ये आपके ओडिसी नृत्य के लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओडिसी। ठीक है, सुजाता महापात्रा जी को ओडिसी नृत्य के लिए है जो कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार है जो कि दिया गया है। कब दिया गया है, तो 2017 में दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत की हम लोग बात करते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल को पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है जो कि कहा जाता है। ये वायुमंडल का सबसे निचला परत भी है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका जो औसत ऊंचाई है आपका 13 किलोमीटर है। मोटाई की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है जो कि जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे निचला है क्षोभमंडल, जिसे कि आपका ट्रोपोस्फेयर के बाद उसका आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर के बाद आपका थर्मो के बाद उसका आपका एक्सोस्फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी है जो कि किया है। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मेजबानी आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में है जो कि किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल आपका प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। पहली बार जो यह खेल है आपका 1930 में आयोजित किया गया था। 2022 का ये राष्ट्रमंडल खेल आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जान लीजिए 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत के विषय में बात करते हैं तो भारत भी आपका राष्ट्रमंडल खेल का जो मेजबानी है जो कि किया था 2010 में। ठीक है, मात्र एक ही बार किया है, उसके अलावा नहीं किया है। इसके अलावा 2022 के राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित आपके जो पदक तालिका है वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारत की बात करेंगे सबसे पहले तो भारत का स्थान आपका था 4। भारत ने टोटल 61 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 22 पदक आपका स्वर्ण था। इसके अलावा 16 पदक आपका रजत था और 23 पदक आपका कांस्य था। तो ये भारत के विषय में हम लोग बात किए। लेकिन फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो फर्स्ट पे आपका ऑस्ट्रेलिया था, जिसने टोटल 178 यानी कि 178 पदक अपने नाम किया था। इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड आपका सेकंड पर था, 176 पदक अपने नाम किया। और कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा आपका तीसरा नंबर पर था 92 पदक के साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 5वां नंबर पे आपका न्यूजीलैंड था 49 पदक के साथ। ठीक है, तो अपना देश भारत आपका चौथा नंबर पे था। टोटल 61 पदक इन्होंने जीता है भारत ने। 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स इज कॉल्ड, यानी कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों और अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बैंक रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बैंक रेट की बात करेंगे तो बैंक रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या भीड़ से भुनाने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर आपका बैंक रेट होगा। इसके अलावा जो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 आपका दिया गया है रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से रातों रात आधार पर तरलता को अवशोषित करता है। ठीक है, इसका उपयोग नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। बाकी रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो आपके पीडीएफ में रहेगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये हिंदू माह मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी आपका ये गणेश जी हैं, गणेश जी के जन्म दिवस पर हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से हिंदू माह के कैलेंडर के अनुसार ये मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भाद्रपद, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को यह मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम का पार्ट बना है। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला दिया गया है कि कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना, तो इसका ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना ये आपका खाद्य संसाधन कहलाएगा। तो इसका मिलान 2 से होगा। इसके अलावा भोजन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भोजन का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स आपका खाद्य विज्ञान। इसके अलावा है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, ये कहलाता है खाद्य निर्माण। और खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है वो कहलाता है खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये आपका मिलान था। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में
जूडो में डैश के लिए किया जाता है, तो सीडो का शब्द का प्रयोग जूडो में किया जाता है साधारण दंड के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका साधारण दंड होगा। जूडो की बात करेंगे तो जूडो खेल का जो शुरुआत है आपका जापान में 1882 ईस्वी में किया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोट की जो मस्जिद है डैश शासनकाल में, डैश शासक के शासनकाल में बनाया गया था। तो मोट का जो मस्जिद है आप फिगर के माध्यम से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यही जो फिगर है ये दोस्तों आपका मोट का मस्जिद है। ये जो आपका बनवाया गया था किसके शासनकाल में, यही आपसे प्रश्न जो कि बना है, तो ये बनवाया गया था आपका सिकंदर लोदी के काल में। लोदी वंश का ये राजा था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था आपका 1489 से लेकर आपका 1570 तक का था। और ये जो मस्जिद है आपका 1505 ईस्वी में बनवाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उस दिन इसका वजीर हुआ करता था सिकंदर लोदी का मियाँ भिया उसका नाम था, प्रधानमंत्री के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाद बाकी नेक्स्ट जो प्रश्न है वह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NaCl है। ठीक है, NaCl की बात करेंगे तो NaCl है आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का आपका ये रासायनिक सूत्र है। ऐसे तो रासायनिक सूत्र आपका अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका वही उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम डाइक्लोराइड की बात करते हैं तो कैल्शियम डाइक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो दोस्तों आपका CaCl2 है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है आपका KNO3 है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो आपका SiO2 है। इसके अलावा कुछ सूत्र यहाँ भी दिया गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 है, वाटर का H2O है, अमोनिया गैस का NH3 है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड का KCl है, कार्बन डाइऑक्साइड का KO2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S है, मीथेन का CH4 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है। ठीक है, तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।